हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल माइक्रोबायोलॉजी। आप सभी का अगेन एंड अगेन स्वागत है इस अद्भुत और प्यारे से चैनल जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। हालांकि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये एक पूरी यूनिट है जिसमें हम एक और चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ईजीएस्ट चैप्टर है हमारी पूरी प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की जर्नी में। तो फिलहाल आज का हमारा मोटिव है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंसाइज फॉर्म में आपके ब्रेन में सेट कराना, और जिसकी हेल्प से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो पाएँ। इससे हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं 3 से 5 क्वेश्चन हर साल किसी भी प्री मेडिकल एंट्रेंस में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है, अगर हम जनरल बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का दोबारा रीजेनरेशन करना, उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हम यहाँ पे हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन से ह्यूमन का बनना विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एज़ यूज़ुअल आज हम सबसे पहले इसके फ्लो चार्ट को समझेंगे, किस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरीके से हमें सीक्वेंस में समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने चालू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले बेसिकली हम गोनेड्स के बारे में समझेंगे, और डिटेल में कहें तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। फिर उसके बाद बेसिकली हम क्या समझेंगे, उनकी हेल्प से बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है उसको समझेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद बेसिकली ज़ायगोट का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद जो बेसिकली इम्प्लांटेशन होता है, द एमेंडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेटेरियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, उसको हम डिटेल में समझेंगे, हर एक स्टेप को समझेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्या है जिससे कि इम्प्लांटेशन होता है, या इम्प्लांटेशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और इम्प्लांटेशन इवन होता क्या है उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद बेसिकली इम्प्लांटेशन के फर्दर बाद ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आगे देखेंगे। लास्ट में जब आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो लास्ट में जो फीटस है उसका डेवलपमेंट हो गया तो उसका जो बाहर का एक्सपल्शन होगा, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि क्या क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब पार्चुरेशन होता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, दैट इज़ आपका उसमें पढ़ने हैं गोनेड्स, और गोनेड कौन सा आपका, दैट इज़ टेस्टिस, और उसमें बेसिकली हम क्या समझेंगे, गिमेटोजेनेसिस भी बताऊंगा। एक एक करके शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले है आपका दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पेल्विस रीजन के एरिया में पाया जाता है, और आपको इसकी स्क्रीन पर फोटो विजिबल क्लियर होगी मैं आशा करता हूँ। तो दोबारा देखते हैं कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं आपका ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और इसके अंदर बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले इसके अंदर होता है दैट इज़ पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसको बेसिकली हम आपका मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली वो टेस्टोस्टेरोन जो कि आपका किसी भी मेल के अंदर रिप्रेजेंटेशन देता है कि वो एक मेल है। जितनी भी प्यूबर्टी के दौरान ग्रोथ होती है वो इस हार्मोन की हेल्प से ही होती है, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस के अंदर बेसिकली सेक्स हार्मोन बनते हैं जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ आपका टेस्टोस्टेरोन, और उसमें बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है। डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है गैमेटोजेनेसिस में, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि टेस्टिस के अंदर ही आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर कुछ एसेसरी डक्ट्स आती हैं जिसकी हेल्प से आपका जो स्पर्म होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो वो है दैट इज़ आपका रेटर टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, वास डेफरेंस, एंड लास्ट इज योर आपकी एब्डिडिडाइमिस। ठीक है, ये 4 डक्ट्स होती हैं जो कि आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, और आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल भी होंगी, यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसमें बेसिकली जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट करती हैं उसके फॉर्मेशन में, तो वो हम देखते हैं। इनके नाम है दैट इज़ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट इज योर आपका बल्बोथ्रल ग्लैंड। बल्बोथ्रल ग्लैंड को बेसिकली और दूसरी भाषा में हम आपका काउपर्स ग्लैंड भी बोल देते हैं। नाम
एक एडिशनल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे अलग दिखने के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली इनके नंबर कितने होते हैं ग्लैंड्स के। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक आया नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो एक पेयर का होता है, इन द सेंस यानी दो होते हैं वो। और जो कॉपर्स ग्लैंड होते हैं जिसको बल्बोथ्रल ग्लैंड बोला गया है वो भी एक पेयर के होते हैं। हमेशा ध्यान रख लेना, सेमाइनल वेसिकल एंड द बल्बोथ्रल ग्लैंड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके एक एक पेयर में होते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, दैट इज सिंगल होते हैं, सख्त होते हैं वो। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इसमें अगला जो आपका अगला एक माइनर टॉपिक आता है इसके अंदर, इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, दैट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया बेसिकली होता क्या है, जब आपका स्पर्म का रिलीज होता है तो जिस पर्टिकुलर रीजन से बेसिकली वो रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसको बेसिकली आप डिटेल फॉर्म में यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे। ये वाला जो रीजन होता है दैट इज आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, ये वाला आपका जो रीजन है दैट इज आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एंड इसके अंदर आपका पीनस एंड द स्क्रोटम आता है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं एक एक करके सारी बातों को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दैट इज ये जो आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया मैंने आपको बताया, इसमें स्क्रोटम बताया था। तो बेसिकली स्क्रोटम होता क्या है, ये आप देख पा रहे होगे, ये वाला जो एरिया है दैट इज इसको बोलते हैं आपका स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर एक्चुअली में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी हाई चांस है आने के। देखिएगा, देखो अगर हम बात करते हैं जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर आपका गेमेटोजेनेसिस, जिसको बेसिकली हम और अच्छी तरीके से बोलें उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स मेल्स के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेसिकली उस प्रोसेस को होने के लिए कंपेरेटिवली हमारी बॉडी से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो जो टेम्परेचर कम करने में हेल्प करता है वो आपका स्क्रोटम ही करता है। तो ये रीज़न आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं उनको आपका 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेक्स सेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज रहेगी अगर आप लिखते हैं तो इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बारे में कुछ आपको टेस्टिस के बारे में कुछ इनका मॉर्फोलॉजिकल पता होना चाहिए कि बेसिकली किस शेप में होते हैं, कितना इनकी डायमेंशंस होती हैं, ये आपको फॉर श्योर पता होने चाहिए, इसमें कोई आर्ग्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टेस्टिस क्या होते हैं, ये स्फेरिकल शेप के नहीं होते। ये मिसकंसेप्शन होता है, स्फेरिकल शेप के नहीं होते, आपको दिख भी रहा होगा, ये ओवल शेप के होते हैं, अंडाकार आकार में होते हैं ये। इनकी लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर के होते हैं, और इनकी जो विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है किसी भी एक एडल्ट मेल के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट जो यहाँ पर कंफ्यूजन प्रोवाइड करता है एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज हर एक टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250 लोब्यूल्स होते हैं। आई रिपीट, हर एक टेस्टिस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 आपके लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं आपका दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, लोब्यूल्स यानी आप कह सकते हो गुच्छा एक तरीके से। ठीक है, वो होते हैं टेस्टिस के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कुछ अच्छी तरीके से। देखिएगा, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेसिकली टेस्टिस की बेसिकली मेजर 3 लेयर होती हैं, दैट इज आउटर, मिडल एंड द इनर। ये थोड़ी एडिशनल लैंग्वेज है, आपको मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पता होगी तो गुड है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आउटर लेयर की बात करते हैं टेस्टिस की, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं दैट इज ट्यूनिका विजिनैलिस। ट्यूनिका विजिनैलिस। ठीक है, और बेसिकली उसका नेचर कैसा होता है, बेसिकली फिब्रस नेचर की होती है। मिडिल लेयर की बात करते हैं, उसका नाम क्या होता है दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आई रिपीट, द मिडिल लेयर ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज योर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो टेस्टिस के अंदर जो लॉब्यूल्स बनते हैं, जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं, वो बेसिकली यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं जो इनर लेयर होती है दैट इज उसका नाम क्या होता है, ट्यूनिका वैस्कुलरिस। फर्स्ट लेयर का नाम था विजिनैलिस, इसका नाम है वैस्कुलरिस। ठीक है, ओके, और ये बेसिकली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये लॉब्यूल्स के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली बात है, इनर लेयर है तो ऑब्वियसली बात है अंदर की तरफ ही ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, या आम भाषा में कहें जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी एक
छोटे से ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आई रिपीट, टेस्टिकल लोब्यूल्स जो होते हैं वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी बेसिकली क्या होते हैं, माइन्यूट ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो हर एक लॉब्यूल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 पाए जाते हैं। ये पता होनी चाहिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बेसिकली पाए जाते हैं आपके टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हूबहू एनसीईआरटी का ही है। आप एनसीईआरटी खोलेंगे 12th की तो आपको एक डिटेल में दिखेगा इस चैप्टर के अंदर। ये तो मैंने उसका मेन पार्ट लिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन है किसका, टेस्टिस का। और टेस्टिस के अंदर बेसिकली मैंने बताया था टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो मैंने फोकस किस पर करा है, दैट इज आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाले हिस्से पे करा है। तो देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेसिकली क्या क्या होते हैं, एक्चुअली में 2 सेल्स होते हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल, ठीक है। और क्या होते हैं, दैट इज आपके सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये 2 सेल्स होते हैं, आई रिपीट, स्पर्मेटोगोनिया जिसको बेसिकली आपका इमेच्योर सेक्स सेल बोल देते हैं मेल्स के अंदर, और सर्टोली सेल्स जिनका फंक्शन अभी बताऊंगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजिंग होता है कि जो इंटरटेरेस्ट्रियल सेल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, जो इंटरटेरेस्ट्रियल सेल्स हैं इनको नाम से ही पता लग रहा है आपको कि ये इंटरटेरेस्ट्रियल स्पेस में प्रेजेंट है। देखो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो स्पेस है, बीच वाला जो स्पेस है, उसको हम इंटरटेरेस्ट्रियल स्पेस बोल देते हैं, और उन स्पेस के बीच में कुछ सेल्स तो प्रेजेंट होंगे, तो उनका नाम दिया गया है यहाँ पर आपका इंटरटेरेस्ट्रियल स्पेस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, इनका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल इंटरटेरेस्ट्रियल स्पेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो यानी एट द एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास बेसिकली कितने आपके सेल्स हुए, 2, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया एंड आपके सर्टोली सेल्स। देखो स्पर्मेटोगोनिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैंने बता दिया ये इमेच्योर मेल सेक्स सेल्स होते हैं जिसकी हेल्प से इन्हीं का डेवलपमेंट होकर एक मैच्योर जर्म सेल बनता है, जिसको बेसिकली आपका आम भाषा में स्पर्म बोल देते हैं। स्पर्म को और अगर हम जूलॉजिकल भाषा में बोलें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट इज आपका स्पर्मेटोजोआ, उसको बोलते हैं आपका स्पर्म, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्टोली सेल्स। तो देखो सर्टोली सेल्स का केवल एक फंक्शन होता है, वो क्या, कि वो जो इमेच्योर सेक्स सेल्स होते हैं उनको बेसिकली डेवलपमेंट कराने के लिए नरिशमेंट या कह सकते हो हेल्प करता है, जिससे कि बेसिकली वो एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन पाए। ये देखो होता किस तरीके से, देखो समझने की कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आता है, इस साल भी आएगा, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपके इंटरटेरेस्ट्रियल स्पेस में जो इंटरटेरेस्ट्रियल सेल्स होते हैं बेसिकली वो क्या निकालते हैं आपके, दैट इज एंड्रोजन्स निकालते हैं, ठीक है। एंड्रोजन एक टाइप का केमिकल होता है, ठीक है। और एंड्रोजन बेसिकली क्या निकालता है, आपका एक हार्मोन निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम बात करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, लेकिन टेस्टिस का एक्चुअली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में भी इंटरटेरेस्ट्रियल स्पेस में भी इंटरटेरेस्ट्रियल सेल्स रिलीज करते हैं आपके एंड्रोजन, और एंड्रोजन से रिलीज होता है आपका क्या, टेस्टोस्टेरोन, जो कि बेसिकली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है, जो सर्टोली सेल हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, आपका एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और मैंने बता दिया कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एंड्रोजन से निकलता है। तो जैसे ही बेसिकली आपका जो एंड्रोजन निकला और जो आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकला, वो आपस में बाइंड कर जाते हैं, और बेसिकली यह बनता है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। और कैसे बनता है, यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर आपके स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज किए जाते हैं सर्टोली सेल्स के द्वारा। वो मैं आपको बताऊंगा स्पर्मिएशन में डिटेल में, जो कि एक पार्ट है आपके गेमेटोजेनेसिस का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है और उसको आप खोल के बैठे हुए होगे तो आपको डिटेल फॉर्म में एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, होप सो। आगे देखते हैं, अब कुछ और बातें देख लेते हैं। कुछ देर पहले हमने डिस्कशन करा था एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, तो वहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन उनके फंक्शनिंग के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। देखिएगा एसेसरी ग्लैंड्स मेरे साथ रिपीट करिएगा, दैट इज आपके समाइनल वेसिकल,
प्रोस्टेट ग्लैंड एंड लास्ट इज योर कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोथ्रल ग्लैंड। इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी साल का अगर आप पेपर देखते हो नीट का, तो हर साल इनसे एक ना एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है। तो समझ चुके होंगे आपका ये लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो एक पैर में होता है, और जो स्पर्म होता है या कह सकते हो जो सीमन होता है, सीमन बेसिकली क्या, जो कि बेसिकली जो लिक्विड पार्ट होता है स्पर्म का, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो जो आपका सीमन होता है वो यही कंस्टिट्यूट करता है, यानी जो 70 से 60% जो सीमन बनता है वो सेमाइनल वेसिकल ही बनाता है। यानी आप यही कह सकते हो कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लिक्विड पार्ट जो बनता है स्पर्म का वो कौन बनाता है, दैट इज सेमाइनल वेसिकल बनाता है। आगे देखते हैं, इसके नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कैसे नेचर का होता है। इसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये उसको येलोइश नेचर प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को, और थोड़ा सा कैसे बनाता है, दैट इज विस्कस बनाता है। समझ चुके होंगे विस्कस, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगला इसमें आता है आपका दैट इज कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोथ्रल ग्लैंड, जिसको हम बोल देते हैं। तो ये भी आपका एक पैर में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये बेसिकली कहता है ल्यूब्रिकेशन करता है पेनिस का, ल्यूब्रिकेशन करता है पीनस का इन द सेंस जो आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, ये वाला एरिया, ये जो आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया है ये वाला, इसका बेसिकली कहता है आपका पीएच मेंटेन करने में बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। वो कैसे, वो अभी समझाता हूँ। उसके आगे अगर हम देखते हैं, दैट इज जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसी में बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से बेसिकली क्या होता है, आपका कैल्शियम रिलीज होता है किसके अंदर, आपके स्पर्म के अंदर। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। जब एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर होती है या सेकंड ईयर होती है तो उसमें बेसिकली हमें डिटेल फॉर्म में देखने को मिलता है कि स्पर्म का बेसिकली ट्रांसफर सेक्शन किस तरीके से होता है। तो बेसिकली कैसा होता है, आपका वाइट नेचर का होता है। जब वो वाइट नेचर का होता है तो जो मिल्की फ्लूइड जो देता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड ही देता है, और उसके अंदर बेसिकली जो कैल्शियम कॉन्स्टिट्यूट करता है वो भी आपको कौन करता है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी एट द एंड स्पर्म के पास क्या क्या है, स्पर्म के पास बेसिकली आपका है कैल्शियम, ठीक है, और मिल्की नेचर, और जो फ्रक्टोज रिलीज होता है, जो फ्रक्टोज आता है बेसिकली वो किससे आता है, दैट इज आपका वो आता है दैट इज सेमाइनल वेसिकल से। एक स्पर्म के पास कैल्शियम होता है, मिल्की कलर होता है, फ्रक्टोज होता है, और कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जिनको बेसिकली आगे चल के हम क्या बोलेंगे, एक्रोजोम बोलेंगे। उनको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये सारे फंक्शन आपको पता होने चाहिए, इनका बेसिकली नेचर भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो बल्बोथ्रल ग्लैंड होता है वो बेसिकली कहता है आपका लुब्रिकेशन करता है पीनस का, लुब्रिकेशन पीनस का करता है। तो कैसे करता है, देखो सेमिनल वेसिकल कैसा होता है, आपका एल्कली नेचर का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। और आपका जो आपका वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो कैसे नेचर का होता है, दैट इज वो आपका होता है एसिडिक नेचर का। तो उसको जो न्यूट्रल करके रखता है, किसको, उसको स्पर्म को, तो बेसिकली कौन करके रखता है, दैट इज बल्बोथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारी बात आपको माइंड में पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक बेसिकली हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लिया, अभी उसका गेमेटोजेनेसिस अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करा, बस अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसको समझने के लिए बहुत ठंडा ब्रेन चाहिए होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो आपको स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, दैट इज़ आपका पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, जो कि बेसिकली कहाँ लोकेटेड होता है, ऑब्वियसली बात है वो भी आपके पेल्विस रीजन में ही बेसिकली इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके इसमें क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि बेसिकली आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर इंक्लूड होते हैं फीमेल्स के, ठीक है। प्राइमरी तो आपके ओवरीज हो गए, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आपके मेमरीज होते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट समझिएगा,
जब कभी भी इस वाले एरिया में एक्चुअली में जो डेवलपमेंट होता है वो बेबी का इस वाले एरिया में होता है, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वंब बोलते हैं, यही जिसको हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में यूटेरस बोलते हैं। और जो आपके एंडोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, ये बेसिकली क्या है, उसकी लेयर्स हैं। इनको भी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी समझिएगा कहना क्या चाहता हूँ मैं। देखो, अगर हम बात करते हैं जब भी बेसिकली बेबी का डेवलपमेंट हो गया और जब उसका पार्चुरेशन होना है, तो जब बेबी का पार्चुरेशन होना है तो एक्चुअली में ये इस एरिया से बेसिकली बेबी बाहर निकलेगा। तो इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज आपका बर्थ कैनाल्स बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो बर्थ कैनाल होती है ये पूरी होती है, ये पूरी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपको दिख भी रहा होगा, दैट इज सर्विक्स एंड द वजाइना, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं आपका बर्थ कैनाल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली जो आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है वो आपकी ओवरी होती है, तो वो पता है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेसिकली क्या करती है, वो रिलीज करती है क्या, आपके वो एस्ट्रोजन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन रिलीज करती है, जो कि बेसिकली क्या करता है आपके जो बिहेवियर को चेंज करता है फीमेल्स का ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका ये आता है कि जब कभी भी बेसिकली आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली जो मैटिंग होती है दैट इज स्पर्म की और ओवा की, जिसको बेसिकली आपका आपका जो सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, आगे चल के समझाऊंगा, उसका जहाँ मैटिंग होता है तो उसकी लोकेशन पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को बेसिकली फेलोपियन ट्यूब जो होता है यहाँ पर, ये जो बेंट वाला एरिया है इसको बोलते हैं आपका इस्थमस एम्प्यूला जंक्शन। ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वाले एरिया को बेसिकली हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज इस्थमस एम्प्यूला जंक्शन, जहाँ पर बेसिकली एक्चुअली में क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और अब से और कोई डिटेल में पूछता है कि एक्चुअली में कौन से एरिया में होता है, इस्थमस एम्प्यूलरी जंक्शन पे तो होता है, लेकिन एक्चुअली में कौन से एरिया पे, तो हमेशा ध्यान रखना एम्प्यूला एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब बेसिकली ओवा और आपके स्पर्मेटोजोआ आपस में आपके क्या हो पाएंगे, फ्यूज हो पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये आपका दिख रहा है आपका दैट इज फिम्ब्री। फिम्ब्री बिल्कुल अटैच्ड है किससे, आपके ओवरी से। तो ऑब्वियसली बात है बेसिकली क्या करेगा, ओवरी से बेसिकली क्या निकलता है आपका सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को हम और डिटेल में बोलते हैं दैट इज ओवा, ठीक है। तो बेसिकली उसको जो कैच करने का जो काम करता है, जो ओवा निकला है उसको जो कैच करने का जो काम करेगा वो क्या करेगा आपका फिम्ब्री ही करेगा, ठीक है बस। और इसका ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेसिकली, यहाँ पर एक टर्म आपको पता होना चाहिए दैट इज आपके हाइस्टेक्टोमी। हाइस्टेक्टोमी, आई रिपीट, हाइस्टेक्टोमी। हाइस्टेक्टोमी बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब कभी इसकी ज़रूरत क्या होती है, कभी कभी बेसिकली क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो जो यूट्रस होती है उसका मायोमेट्रियम इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है, उसको बहुत ब्लीडिंग होती है एट दैट टाइम, जिसकी वजह से बेसिकली कभी कभी फीमेल्स की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए जब ज़्यादा क्रिटिकल केस होता है तो उसको रिमूव करना डॉक्टर प्रेफर करते हैं। या जब कभी बेसिकली यूट्रस के अंदर बेसिकली कैंसर हो जाता है ड्यू टू एसटीडी और समथिंग लाइक दैट, तो हो जाता है तो उसको रिमूव करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वरना वो ज़्यादा दिक्कत कर देती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बेसिकली जो एंडोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है और जो मायोमेट्रियम, बेसिकली क्या है, ये 3 लेयर हैं किसकी, यूट्रस की। अब इनके फंक्शंस को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज आपकी इनर मेम्ब्रेन को, जिसका नाम है आपका एंडोमेट्रियम। नाम से आपको याद रखने पड़ेंगे, देयर इज नो कंडीशन एट ऑल। देखिए, अगर हम बात करते हैं एंडो इनर, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम, इसके बारे में कुछ इसका नेचर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये कैसे नेचर की होती है, ये वस्कुलाइज्ड होती है, ठीक है, और ये ग्लैंडुलर नेचर की होती है, ग्लैंड्स का सीक्रेशन एक तरीके से करती है, मतलब ग्लैंड नेचर की होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, दैट इज जब कभी भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या, जब कभी आपकी मेंस्ट्रुएशन होती है, बताऊंगा वो भी है, किसी का अगला टॉपिक है, इसी के बाद कुछ देर बाद वो उसको हम समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि जब कभी भी बेसिकली मेंस्ट्रुएशन होती है तो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन बहुत बुरी तरीके से होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग अच्छी खासी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आपका दैट इज
मिडल मेम्ब्रेन, मिडल से आपको याद रखना पड़ेगा, एम से मिडल, एम से मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ही एक ऐसी लेयर होती है वम्ब की जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है बेबी का बाहर की तरफ अबाउट बर्थ कैनाल्स, ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली बेबी का पार्चुरेशन होता है। और लास्ट में आता है आपका दैट इज पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम बेसिकली क्या कहती है, आराम से आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, दैट इज़ ये जो वजाइना आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, दैट इज़ ये गार्डेड होता है, या आप कह सकते हो इसके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसका नाम क्या होता है आपका हाइमन। और हाइमन बेसिकली क्या होता है, ये टाइप का इंडिकेटर होता है प्रेगनेंसी का। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी टूट जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका है। और इसका फंक्शन क्या है, दैट इज़ ये जो है वो मेंटेन करके रखती है एसिडिक नेचर। किसका एसिडिक नेचर, दैट इज़ आपके आपके इसका यूट्रस का आपका एसिडिक नेचर मेंटेन करके रखती है। और उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जिसकी वजह से उसका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और डिटेल बातें बढ़िया तरीके से। देखिए अब हम फिर दोबारा आ जाते हैं आपके दैट इज़ एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे। देखिएगा एक्सटर्नल जेनेटिलिया में बेसिकली आपको एक बात पता होनी चाहिए जिसका अनदर नेम होता है दैट इज़ वल्वा, और जिसके अंदर केवल 3-4 चीज़ आती हैं जो कि मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ क्योंकि वो हमें ज़्यादा डिस्कशन में नहीं पढ़नी, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया में बेसिकली जिसका नाम मैंने आपको वल्वा बता दिया, वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ सिंपल भाषा में जो आपका यहाँ पर इसके अंदर आएगा एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, दैट इज़ आपका मोनस प्यूबिस, क्लेटोरिस, हाइमन, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। बस कैसे देखिएगा, एक्चुअली में यहाँ पर होता किस तरीके से लॉजिक है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे और ये वाला कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका वल्वा का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये होता है आपका हाइमन। और इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है दैट इज़ यहाँ पर आपकी फोरस्किन है, ऑब्वियसली बात है। ये जो एरिया है ये है आपका लेबिया मेजोरा, ठीक है, ये है आपका लेबिया माइनोरा। और बीच वाला जो एरिया है दैट इज़ उसका नाम क्या है, ये वाला जो मैंने बनाया अभी, ये वाला, ये आपका क्लेटोरिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लिटोरिस क्या है, देखिए क्लिटोरिस बेसिकली क्या है, ये होमोलोगस है किसकी तरह, आपकी पीनस की तरह, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मेल्स में क्या होता है, पीनस बेसिकली कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, यूरिन के लिए और बेसिकली आपके स्पर्मेटोजोआ के लिए। लेकिन फीमेल्स के केस में यहाँ पर एंटायरली डिफरेंट केस होता है। यहाँ पर आपका यूरिनल वाला जो केस होता है वो अलग जगह से निकलता है, और जो आपका ओवा और उसका स्पर्मेटोजोआ की जो मैटिंग होती है वो अलग अलग जगह से होती है, यानी 2 अलग अलग सिस्टम्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के, एक कॉमन चीज़ नहीं होती, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं फीमेल का एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है दैट इज़ आपका मेमरी ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड का, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेसिकली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और बाहर बेसिकली कुछ इस तरीके से होती है ये कवरिंग, ठीक है, ये इस तरीके से कवरिंग होती है, ठीक है। तो इस पूरी कवरिंग को बेसिकली, इस वाली कवरिंग को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ आपकी मेमरी लोब बोलते हैं, मेमरी लोब, पूरा एक गुच्छा बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये जो ये है ये इसको बोलते हैं आपका दैट इज़ क्या, मेमरी एल्वुलस। क्या बोलते हैं इसे, बेसिकली मेमरी एल्वुलस बोलते हैं, जो कि बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ होता है, आपकी मायो एपिथीलियम से। किससे मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज़ आपकी मायो एपिथीलियम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और मेमरी एल्वुलस के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके मेमरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और उन ट्यूब्यूल्स के अंदर ऊपर बेसिकली क्या होता है आपका, दैट इज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होता है। आई रिपीट, सबसे पहले बेसिकली क्या होता है आपका, ये पूरा बंच होता है जिसका नाम क्या होता है, दैट इज मेमरी लोब होता है। मेमरी लोब के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं उनका नाम होता है मेमरी एल्वुलस। मेमरी एल्वुलस के अंदर फर्दर बेसिकली क्या होता है, मेमरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, और मेमरी ट्यूब्यूल के ऊपर बेसिकली ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं। होप सो आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला लेक्चर अटेंड करा है, आपको पता होगा ऑक्सीटोसिन का फंक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या करता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। जैसे ही उसके पास ऑक्सीटोसिन बेसिकली बाइंड करता है तो प्रोलैक्टिन की हेल्प से बेसिकली क्या होता है, मिल्क बेसिकली बाहर इजेक्ट होता है और आराम से आपकी बेबी को कंसीव होता है आराम से, ठीक है। ओके
तो उससे पहले बेसिकली ध्यान से देखिएगा। तो आगे देखते हैं। अब जैसे आपका बेसिकली मिल्क बाहर निकला, तो मिल्क जो बाहर निकलेगा वो ऑब्वियसली बात है एक डक्ट से निकलेगा। तो यहाँ पर आपकी एक डक्ट होती है, हालांकि नीचे होती है, मेरे पास जगह नहीं है, ऑब्वियसली बात है सीधी होगी वो। तो ममेरी डक्ट होती है। ममेरी डक्ट से जो आपका मिल्क जाता है वो एक पर्टिकुलर हिस्से में स्टोर होता है, जिसका नाम क्या होता है आपका एम्प्यूला होता है। किसी भी जगह किसी भी चीज़ का स्टोर होना, उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, एम्प्यूला बोलेंगे। अगर स्पर्म स्टोर हो रहा है तो उसे स्पर्मेटोजोआ एम्प्यूला बोल देंगे। और यहाँ पर आपका क्या स्टोर हो रहा है, मिल्क हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपका एम्पुलरी मिल्क बोल देंगे, ठीक है, या आपका मिल्क एम्प्यूला बोल देंगे, ठीक है, जंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली एम्प्यूला से आपका जो फिर फर्दर आपका जो मिल्क जाता है वो बेसिकली कहाँ जाता है, निप्पल्स में जाता है। तो बेसिकली वो कौन सी डक्ट से जाता है, दैट इज आपका लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहले बेसिकली क्या आपका ममेरी लोब, ममेरी लोब के बाद बेसिकली आपका ममेरी एल्वुलस, ममेरी एल्वुलस के बाद बेसिकली आपका ममेरी ट्यूब्यूल, ममेरी ट्यूब्यूल के बाद फर्दर आपका क्या, आपका ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, जिसकी हेल्प से आपका ऑक्सीटोसिन उसके ऊपर बाइंड करता है, जिसकी हेल्प से बेसिकली आपका मिल्क बाहर इजेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आपका ऑक्सीटोसिन। और यहाँ पर आपका बेसिकली कहाँ किससे जाता है, आपका ममेरी डक्ट से जाता है, फिर वो स्टोर होता है एम्प्यूला में, और लैक्टिफेरस डक्ट की हेल्प से आपके निप्पल्स तक पहुँचता है फीमेल के, ठीक है। यहाँ पर आपके माइंड में यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मेशन मैंने नहीं बोला इस जगह, फॉर्मेशन जो होता है मिल्क का वो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, जो कि बेसिकली आपका एक एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे, अगला टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड क्रिटिकल टॉपिक, जहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट नहीं, मतलब कहानी ही चेंज हो जाती है, ठीक है। देखिए अब हम चालू कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले देख लेते हैं होती क्या है। देखो, गैमेटोजेनेसिस बेसिकली आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि बेसिकली प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होती है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का विद द हेल्प ऑफ आपका इमेच्योर मेल और फीमेल सेक्स सेल्स, ठीक है। यानी इमेच्योर सेक्स सेल से एक मैच्योर सेक्स सेल का बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस। मेल्स में इसे बोलते हैं आपका दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में इसको फॉलिक्योजेनेसिस या ऊजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी अब हम हैं इस समय इस टॉपिक पर, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन हमने यहाँ तक अभी ख़त्म कर दिया है, ठीक है, और आगे हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली होती क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बेसिकली क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनिया से एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का। उस पूरी एंटायर प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितनी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनको हमें यहाँ पर डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, देखो आपका जो स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो बेसिकली उसकी जो प्लॉइडी होती है, यानी उसके अंदर जो क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर, ठीक है, ओके। अच्छा तो बेसिकली होता क्या है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो किसकी हेल्प से मेंटेन करी जाती है, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों की हेल्प से बेसिकली क्या होती है, मेंटेन होती है। ऑब्वियसली बात है, बेसिकली किसी भी मैच्योर सेक्स सेल से मैच्योर सेक्स सेल बना रहे हैं तो उसका डिवीजन ही तो कर रहे हैं, तो डिवीजन के लिए तो बेसिकली हमने दो ही प्रोसेस पढ़ी है, दैट इज माइटोसिस एंड द मियोसिस। तो इसमें बेसिकली दोनों का इंक्लूड होना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, बेसिकली आपका डिप्लॉयड नेचर का है। तो डिप्लॉयड नेचर का है तो सबसे पहले इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका माइटोसिस फर्स्ट होगी। माइटोसिस फर्स्ट होगी तो बेसिकली क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। आई रिपीट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बेसिकली फर्दर क्या होगी, आपकी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बेसिकली हम बताइए बेसिकली क्या होती है, आपकी रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन होती है यानी जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि पेरेंट्स में है
उसके आधे हो जाएंगे किसमें, आपके डॉटर में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 1 से 2 बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके मियोसिस फर्स्ट हुई तो बेसिकली कितने बनेंगे उसके अंदर, दैट इज 2 बनेंगे। क्या 2 बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपकी दोबारा क्या होगी, मियोसिस 2 होगी। और मियोसिस 2 क्या है, सेम द माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन होती है। और इक्वेशनल डिवीजन होती है तो मैंने बताया था कि आपका 1 से 2, तो 2 से कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएगा आपका, मियोसिस 2 की हेल्प से, दैट इज 4 स्पर्मेट्स आपके फाइनली हमें हो जाएंगे गिवन, ठीक है। दोबारा समझते हैं, देखो मैं यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा, कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपका स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बेसिकली क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपका प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी आपका डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड होगा। अब इसमें बेसिकली क्या होगी आपकी, मियोसिस फर्स्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट होगी तो बेसिकली इससे 2 बन गए 2। अब इसमें बेसिकली क्या होगी, इसमें सेकंड मियोसिस होगी। और सेकंड मियोसिस होगी तो बेसिकली क्या है, सेम द माइटोसिस जैसा। तो बेसिकली से कितने बनेंगे आपके, टोटल 4 स्पर्मेट्स बन जाएंगे, ठीक है। यानी 1 से 2, तो 1 से 2 ऑब्वियसली बात है, 1 से 2 तो इससे 1 से 2, 1 से 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 स्पर्मेट्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे आपके, 4 स्पर्मेट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इन स्पर्मेट्स को बेसिकली क्या होगा, मैच्योरेशन होगा इनका, किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस में। किसमें होगा आपका, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस में। और इसका रोल प्ले कौन करेगा स्पर्मियोजेनेसिस का, दैट इज आपका कौन करेगा, आपका सर्टोली सेल्स और आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। कैसे करेगा समझाते हैं। देखो अब आपके 4 स्पर्मेट्स बन गए। जैसे ही आपके 4 स्पर्मेट्स बन गए तो उनको बेसिकली जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो मैंने आपको बताया था वो कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोवाइड करेगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोवाइड करेगा तो बस, तो 4 स्पर्मेट से बेसिकली क्या बन जाएगा, एक मैच्योर आपका एक स्पर्म बन जाएगा। और एक स्पर्म के अंदर बेसिकली कुछ बातें आपको क्रिटिकल तरीके से पता होनी चाहिए। देखो स्पर्म में बेसिकली क्या क्या होता है, हेड, नेक एंड द टेल, और लास्ट में आपका मिडिल पीस। हालांकि मान लो कोई उसका इतना बड़ा रोल प्ले नहीं होता। देखो हेड के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, हेड के अंदर बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि फर्टिलाइजेशन पार्टिसिपेट करता है, दैट इज आपका एक्रोजोम होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपके क्या होते हैं, फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवा के लिए मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। ओके, मिडिल पीस में बेसिकली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि बेसिकली उसे मूवमेंट करने में बेसिकली क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। और लास्ट में बेसिकली आपकी एक टेल होती है। तो ये सारी बात आपको एक जनरल उसके बारे में, स्पर्म के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है किसी भी स्पर्म के अंदर। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की बात करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में अगर हम आगे देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस तो हो गई, यानी आपका स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर हो गया और ये सब हो गया, स्पर्म भी बन गया। लेकिन ये जो स्पर्म है ना, इनको अभी न्यूट्रिशन नहीं मिला, ठीक है। तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मिलेगा। क्यों, अरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास ही तो सर्टोली सेल्स होते हैं, हाँ बिल्कुल। तो उनसे लेने के लिए क्या करेंगे, तो जो स्पर्म बने हैं वो सर्टोली सेल में क्या हो जाएंगे, एम्बेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, एम्बेंड, न्यूट्रिशन लेंगे वहाँ से वो। और न्यूट्रिशन लेने के बाद बेसिकली क्या कर लेंगे, वो वहाँ से फाइनली रिलीज हो जाएंगे। कहाँ के लिए, आपके वहीं के लिए, आपका दैट इज इस्थमस एम्पुलर जंक्शन के लिए, जब वो स्टिमुलेट कर जाएंगे तो। और जब वो निकल जाएंगे तो उस पूरी प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलेंगे आपके, दैट इज स्पर्मिएशन बोलेंगे, आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स, ठीक है। या आप कह सकते हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए मेरे भाई, कि जब तक आपके स्पर्म रिलीज नहीं हुए, कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, तो वो क्या कह जाएंगे, स्टिल स्पर्मेट्स कह जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना अभी, वो इमेच्योर है वो भी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब अगला है आपका दैट इज oogenesis। होप सो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार भी समझ रहे हो तो मैं इतना एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि आपको मेजॉरिटी चीज़ समझ में आ रही होंगी और आप इसका रिवीजन कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा ये, क्योंकि बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अगला गेमेटोजेनेसिस का पार्ट है फीमेल के केस में, दैट इज जिसको बोलते हैं आपका oogenesis, और अच्छी भाषा में बोलें तो फॉलिकोजेनेसिस, ठीक है। इस तरीके से हमें समझना, ठीक है। देखिएगा, अब अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, बेसिकली कुछ ऐसा लॉजिक होता नहीं है स्पर्मेटोगोनिया का। हालांकि उनमें भी मैच्योर सेक्स सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें पाए जाते हैं आपके फॉलिकल्स। क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स, जिनको बेसिकली क्या बोलते हैं आपके इमेच्योर फीमेल सेक्स सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली वो फीमेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं, देखिए ये जो पूरी प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो स्टार्ट होती है आपकी मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे, लेकिन
लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं है, जब उनकी बर्थ हो गई तभी से ये पूरी oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब वो प्यूबर्टी पे आएंगी तभी oogenesis स्टार्ट होगी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है, अगर आप मानते हो तो ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं दैट इज़ oogenesis। oogenesis में बेसिकली क्या, मैंने बताया आपको कि इसमें बेसिकली आपके फॉलिकल्स होते हैं जिनको बेसिकली आपका इमेच्योर बोल देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बर्थ के टाइम पे बेसिकली कितने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन होते हैं, ठीक है, बर्थ के टाइम पे, ठीक है, ओके। और जैसे जैसे बेसिकली फीमेल अपनी प्यूबर्टी तक अटेन करती है तो बेसिकली कितने हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये ओनली 60 से 80,000 रह जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर आते आते, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अच्छा खासा रिडक्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, ठीक है, अच्छा खासा रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, फीमेल अब यहाँ पर प्यूबर्टी पर है और उसके अंदर जो आपके जो फॉलिकल्स हैं वो प्राइमरी हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनमें बेसिकली क्या होता है, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से प्राइमरी फॉलिकल का बेसिकली क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से आपका टर्शियरी फॉलिकल बनता है और टर्शियरी फॉलिकल का बेसिकली एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, बस इतनी बात आपको पहले समझनी है कि एक प्री फॉलिकल से आपका एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने के लिए जो एक हार्मोन चाहिए होता है उसका नाम होता है आपका FSH, जो कि कब स्टार्ट होती है प्रोसेस, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, हमेशा ध्यान रख लेना। दूसरी बात, जब कभी भी बेसिकली फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो आपका बेसिकली एक हार्मोन कंटिन्यूसली रिलीज होता है जिसका नाम क्या होता है, दैट इज़ आपका एस्ट्रोजन होता है। और एस्ट्रोजन के फंक्शन में अभी बता देता हूँ, बेसिकली वो क्या करता है, थिकनिंग करके करता है, किसकी थिकनिंग करता है, वंब की या यूट्रस की। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको कहानी की तरह समझना पड़ेगा, वरना इस चैप्टर में आप मात खा जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुछ इनकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल के बारे में। देखो, इससे पहले मैं बताता हूँ आपको, जितने भी फॉलिकल्स हैं उनकी एक कॉमन लेयर रहेगी जिसका नाम होगा ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल एक कॉमन लेयर रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल में बेसिकली प्लॉइडी क्या होती है, वो होती है डिप्लॉइड और उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसकी नाम क्या होती है, ग्रेनुलोसा सेल होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अगर बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल से आपका जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, ठीक है, जब प्राइमरी फॉलिकल से आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट आएंगे, तो क्या होंगे, सबसे पहली उसके अंदर मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल होंगे, ऑब्वियसली बात है। आगे देखते हैं, लेकिन इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर आती है जो कि इसका एक क्लासिकल फीचर भी होता है, दैट इज ठेका। ठेका हम बोलते हैं इसे, ठीका बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन ठेका बोलेंगे इसे याद रखने के लिए। इसकी प्लॉइडी बेसिकली क्या रहेगी, डिप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट अगला जो है आपका, दैट इज टर्शियरी फॉलिकल। देखो, टर्शियरी फॉलिकल में अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट और पीक पर होगा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो ठेका हमने सेकेंडरी फॉलिकल में देखा था वहाँ पर केवल उसकी एक लेयर थी, लेकिन यहाँ पर बेसिकली उसकी कितनी लेयर हो जाएंगी, दैट इज 2 लेयर मिनिमम हो जाएंगी, मिनिमम नहीं मतलब 2 लेयर ही होंगी, ठीक है। और इसमें एक लिक्विड फ्लूइड आ जाएगा जिसका नाम क्या होता है आपका एंट्रम, टर्शियरी फॉलिकल के केस में। और यहाँ पर बेसिकली टर्शियरी फॉलिकल ही एक ऐसा स्टेप है या एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ पर आपका एक्चुअली में फॉलिक्योजेनेसिस होता है। किस तरीके से होता है, ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पर आपका जो टर्शियरी फॉलिकल है उसको बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपका ऊगोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपका ऊगोनिया बोलेंगे, जो उसके अंदर प्रेजेंट है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है, ओके। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या है, आपका ऊगोनिया है। ऊगोनिया में बेसिकली क्या होगा, इस समय मियोसिस फर्स्ट होगी, ऑब्वियसली बात है मियोसिस फर्स्ट होगी तो क्या होगा, हमें पता है रिडक्शनल डिवीजन है वो, तो रिडक्शनल डिवीजन है तो बेसिकली क्या होगा, आपका फर्स्ट ऊसाइड बनेगा या फर्स्ट प्राइमरी या प्राइमरी ऊसाइड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या निकलेगा, यहाँ पर आपकी एक एक्स्ट्रा एक चीज़ निकलती है जिसका नाम क्या होता है, पोलर बॉडी। इसका मैं फंक्शन आगे चल के बताऊंगा एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन, लेकिन अब इतना आप समझ लीजिए कि एक फर्स्ट पोलर बॉडी एक्स्ट्रा निकलती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा क्या निकलता है, यहाँ पर आपका जो आपका फर्स्ट मियोसिस हो जाती है, उसके अलावा क्या निकलता है, आपका सेकेंडरी ऊसाइट निकलता है। बस यहाँ पर आपका एट द टाइम ऑफ आपका oogenesis में बेसिकली यही होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, आगे देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल,
ग्राफियन फॉलिकल के केस में अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसी सीढ़ी होती है जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है, जिसके अंदर बेसिकली क्या एक क्लासिकल फीचर होता है, दैट इज़ इसके अंदर आपकी एक लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है, जोना ग्लैमेरुलोसा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जोना प्लेसिडा, जोना ग्लैमेरुलोसा, ठीक है, ये आपकी लेयर होती है, ठीक है। अब कुछ बातें देख लेते हैं डिटेल में। देखो होता क्या है यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें बेसिकली क्या है आपका, क्या ग्राफियन फॉलिकल है, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बेसिकली क्या है, प्लॉइड उसकी क्या है, हैप्लॉइड, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर होगा क्या, जब कभी भी आपका यहाँ पर आपका इसके अंदर क्या है, मैंने बताया था आपको ऊगोनिया है, हाँ ऊगोनिया है, तो ऊगोनिया है, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बेसिकली क्या क्या है आपका, दैट इज़ आपका फर्स्ट oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, और आपका एक पोलर बॉडी है। तो ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपका 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, बताऊंगा डिटेल में बेसिकली क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि जब कभी भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है, तो ऐसी सिचुएशन बेसिकली क्या होता है, आपका जो LH होता है वो बेसिकली क्या होता है, अपने पीक पर होता है, पीक पर होता है, यानी अपनी हाईएस्ट सीक्रेशन पे होता है वो, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से बेसिकली क्या निकलता है, आपका सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है। मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कर रहा आप लोगों को, टर्शरी फॉलिकल के अंदर केवल प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, ना कि निकली थी। निकलेगी इस केस में जब 14th डे पे ओवुलेशन होगा, ठीक है, और ओवुलेशन हो जाएगा जिसके बाद बेसिकली जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है किसका, ग्राफियन फॉलिकल का, उसको हम क्या कहेंगे, आपका कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे, और वो अच्छी खासी मात्रा में क्या रिलीज करेगा, दैट इज आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है, मेजॉरिटी प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, इसके अलावा वो कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, ओके। अगर इसी का एक और सेकंड केस है, ये तो मैंने बताया कि अगर आपका LH हाइपर सीक्रेशन हो जाता है, यानी अपने 14 डे पर होता है, तो ऑब्वियसली बात है अपना पीक पे होगा वो, ये एक फैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर LH की कंडीशन ये है कि अगर वो कम हो जाता है तो क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जो बेसिकली आपका जो बचा हुआ हिस्सा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका कॉर्पस एल्बिशन कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं क्योंकि ये फील देने वाले होते हैं कि आप प्री मेडिकल की तैयारी कर रहे हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनी थी, तो ध्यान से सुन लो, आपको पता है कहाँ बननी थी, दैट इज टर्शरी फॉलिकल के अंदर, या आप कह सकते हो ओवरी के अंदर। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गई थी कि सेकंड पोलर बॉडी कहाँ बनी थी, और आधे से ज़्यादा बच्चों ने यही गलती कर दी थी कि उन्होंने सेकेंडरी पोलर बॉडी जो बताई थी वो उसी के अंदर बताई थी, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, जबकि ये एक एब्सोल्युटली गलत चीज़ है। सेकेंडरी oocyte बना था टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ना कि आपका वो बनी थी सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी थी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, या आप कह सकते हो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, किसके अंदर एंट्री, इन द एंट्री ऑफ फैलोपियन ट्यूब, या आप कह सकते हो इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, ठीक है, उस समय आपकी वो बनी थी, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, आपका ये जो छोटा सा आपका येलोइश कलर में आपको दिख रहा है, दैट इज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखने में दिख रहा है छोटा सा, लेकिन अगर इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो अब हम समझेंगे, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया ना, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी तक आपके माइंड में सेट हैं, तो आई फॉर गारंटी कि आराम से समझ में आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है इवन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात ये सभी प्राइमेट्स के अंदर होती है। प्राइमेट्स के अंदर यानी जितने भी लोग हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, सबके अंदर होती है, सबके अंदर, ठीक है। मंकी हो, एप्स हो, ह्यूमंस हो, डॉग्स हो, कोई भी हो, ठीक है, सबके अंदर ये होती हैं फीमेल्स में, ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखो मेंस्ट्रुएशन जब कोई फीमेल के अंदर पहली बार स्टार्ट होती है तो उसे बेसिकली हम बोलते हैं मेनाक बोलते हैं, और जब फाइनली वो 50 एज में पहुंच जाती है कोई भी लेडी तो उसको मेनोपॉज बोल देते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग के केस में अगर हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेसिकली ये एक पूरी एक ऐसी साइकिल है जो कि फीमेल के अंदर डेफिनेटली होती है।
ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल आपके हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन के ऊपर बेस्ड होती है। ये बेसिकली इसी की हेल्प से बेसिकली फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अगर किसी भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती तो वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएगी। ये एक हार्श रियलिटी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुछ बातें समझ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बेसिकली मेजर 4 फेस होते हैं। दैट इज़ आपका मेंस्ट्रुअल फेस, आपका ओव्यूलेशन एंड आपका दैट इज़ आपका ओव्यूलेशन, प्रोलिफरेटिव फेस एंड लास्ट इज योर आपका सीक्रेटरी फेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेस, देखो ध्यान से सुन लो, इस बात को बस समझने की कोशिश करो कि 2 हार्मोन हैं हमारे इस पूरे गेम के अंदर, LH और FSH। LH और FSH इंक्रीज तो आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन क्या हुआ था, मैंने आपको बता दिया कि जब कभी भी आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल सेल से, तो बेसिकली वो पूरी प्रोसेस बताई थी वो आपकी ओव्यूलेशन ही थी, जो आपकी LH 14th डे पर इंक्रीज हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेस जो है वो 1 से 5 दिन का होता है। जब कभी भी स्टार्टिंग के डे में LH और FSH की कंसंट्रेशन दोनों की बिल्कुल ज़ीरो होती है। या आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो कि आप स्कूल गए सुबह सुबह तो आपका मन नहीं है स्कूल जाने का, तो आपके अंदर बॉडी में LH और FSH की कमी है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, आप रोगे। तो यहाँ पे भी सेम केस ऐसा ही होता है कि जब स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं तो LH और FSH दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल नील होती है, आप ये कह सकते हो। जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम में डीजेनरेट हो गया। ऑब्वियसली बात है, क्यों डीजेनरेट हो गया, क्योंकि LH की कंसंट्रेशन कम थी। यस, LH की कंसंट्रेशन कम थी। और एस्ट्रोजन क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फॉलिकल्स तो बने ही नहीं ना अभी तक, ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, इन दोनों के डिक्रीशन की वजह से, इन दोनों हार्मोन के डिक्रीशन की वजह से आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो क्या होती है कि ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। और ब्रेक डाउन जैसे ही हो जाती है मेरे भाई, तो उसकी वजह से क्रिटिकल दिक्कत आती है। क्या क्रिटिकल दिक्कत आती है, दैट इज सबसे क्रिटिकल दिक्कत ये आती है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है यूट्रस वाले रीजन में। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं किसी भी कैंडिडेट के अंदर, फीमेल्स मेल कुछ नहीं, सबके अंदर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, जो कि बेसिकली पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि बेसिकली दर्द को स्टिमुलेट करने में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। और एक्चुअली में यहाँ पर आपका जो ब्लड लॉस होता है वो अच्छी खासी मात्रा में बेसिकली लॉस हो जाता है इस दौरान, ठीक है। अगला जो स्टेज है दैट इज़ वो है आपका पॉलीफ्रेटिव फेज, जिसमें हमें एक्चुअली में समझना होता है कि हाउ द प्राइमरी फॉलिकल बिकम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, किस तरीके से बनता है समझते हैं ध्यान से। देखिए, होता क्या है, सबसे पहली बात, जो पॉलीफ्रेटिव फेस या जिसको फॉलिकुलर फेस भी बोल देते हैं, वो बेसिकली कितने दिन का होता है, दैट इज़ वो होता है आपका 6 से 13 दिन का, या 7 से 8 दिन का बेसिकली ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 6 से 13 दिन का होता है, सॉरी, ठीक है, 6 से 13वें दिन तक का होता है, ठीक है, ओके। और अगर हम बात करते हैं जो फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, ये बेसिकली कौन करता है, नाम से ही पता चल रहा है, कौन करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, फीमेल्स मैंने आपको बताया था कि प्यूबर्टी के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 60 से 80,000 फॉलिकल्स होते हैं, तो उनमें से केवल एक ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनेगा, तो देखो बनता इस तरीके से है कि जब कभी बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा होता है फॉलिकल्स का, तो उस दौरान एस्ट्रोजन तो निकलता है, आई इंसिस्ट, बट एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो कि गेम को ही चेंज करता है, जिसका नाम क्या होता है, इनहिबिन। इनहिबिन नाम से पता चल रहा है, जो कि बेसिकली करेगा, इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, अनदर फॉलिकल की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, वो फर्दर डेवलप भी नहीं कर पाएगा, और फर्दर डेवलप नहीं कर पाएगा तो उसी का डेवलपमेंट होता रहेगा फर्दर, ठीक है, और एस्ट्रोजन कंटिन्यूस निकलता रहेगा। अब यहाँ पर इस फेज को हम बेसिकली पॉलीफ्रेटिव फेज क्यों बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज तो समझ में आएगा कि फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पॉलीफ्रेटिव फेज क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय क्या हो रहा होता है, पॉलीफोरेशन हो रहा होता है, यानी आपकी जो आपकी यूट्रस होती है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो क्या हो रही होती है, ब्रॉड हो रही होती है, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। बताया था एस्ट्रोजन क्या कहता है, थिक करता है किसको, यूट्रस को, पहले ही बताया था भाई कि इसको कहानी की तरह समझोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अब तुम इसको खिचड़ी बना के समझोगे तो नहीं समझ में आना, ठीक है। बस आगे देखते हैं,
अगला है इसके अंदर, अगला स्टेप है इसका, दैट इज अगला फेज है इसका ओव्यूलेशन। ये कब होता है? जब 13th डे खत्म हो जाता है, या आप कह सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द 14th डे या एंडिंग ऑफ द 13th डे, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? आपका ओव्यूलेशन। बताया था कि 14th डे पे बेसिकली क्या होता है? आपका पीक डे होता है। पीक डे होता है तो LH अपने पीक पर होगा, FSH अपने पीक पर होगा, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होगा? आपका सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा। कहाँ से? आपका मैचोग्राफियन फॉलिकल से। मैचोग्राफियन फॉलिकल से निकल जाएगा तो बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, निकल गया। तो बचा क्या? आपका वही, दैट इज आपका कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली क्या करेगा? जो बेसिकली ब्लड लॉस हुआ था कहाँ पर? एंडोमेट्रियल लाइनिंग पर, उसको मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? अरे भाई, जितना खून निकले थे, जितना प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट हुए थे, उनको सप्रेस करेगा ना, जिससे कि अगली बार वो साइकिल दोबारा हो पाएगी। अगली बार भी तो साइकिल होनी है, वो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि हम किसी भी फीमेल के में हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि इस फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन कौन से डे को होना है। टिपिकली फीमेल्स में ये जो साइकिल होती है वो हर महीने रिपीट होती है, लेकिन एट एन एवरेज 28 से 29 डे तक बेसिकली होती है। ठीक है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली हमें उसमें से अप्रॉक्सीमेटली, जैसे किसी भी फीमेल के अंदर साइकिल है 28 डेज़ की, तो उसमें से 14 माइनस कर देना। 14 माइनस कर दोगे तो 14th डे में आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। सेम द केस 13 मान लेते हैं कि किसी भी फीमेल के केस में 30 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो हमसे पूछा गया कि भाई ओव्यूलेशन कौन से डे में होगा? तो भाई ऑब्वियसली बात है 14 माइनस कर दो उसमें से, तो 14 माइनस कर दोगे तो 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा उस फीमेल के केस में। मेरे भाई कंफ्यूज यहाँ पर ये मत होना कि पीक डे है तो उसके आधे में दिन पे होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 14 डे माइनस कर देना बस उसमें से। ठीक है, बस। पहले भी मैं ये कन्फ्यूजन रहती थी कि पीक डे यानी 28 डे की साइकिल है तो आधे दिन पे होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 14 डे माइनस करना है, ना कि 40 डे माइनस करना है। ठीक है, 14th डे माइनस करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है इस पे आपका, अब हम आ चुके हैं इस वाले रीज़न पे। कौन से वाले रीज़न पे? दैट इज आपका इस वाले प्यारे अद्भुत रीज़न पे, फाइनली इस वाले रीज़न पे, जो कि अच्छा खासा कम समय लेगा। सबसे ज़्यादा यही ट्रिकी होते हैं भाई, यही सब ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया ना तो अब तो कुछ नहीं है, ज़ायगोट फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो समझ लिया तो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नाम से पहला है, जब आपके सेक्स सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनका फ्यूज़न होता है, तो उसी प्रोसेस को बेसिकली हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें बेसिकली मेजर 3 स्टेप्स होते हैं। होता क्या है इसमें? स्टेप्स होते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद होता है आपका कॉर्टिकल रिएक्शन, और लास्ट में होता है आपका दैट इज जोनल रिएक्शन, नहीं जोनल रिएक्शन देन कॉर्टिकल रिएक्शन। ओके, देखते हैं कैसे कैसे। देखो, सबसे पहले बेसिकली क्या होता है आपका एक्रोसोमल रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, मैंने बताया था कि जब आपका स्पर्मियोजेनेसिस हो गया था तो स्पर्म के बारे में कुछ करैक्टरिस्टिक्स बातें बताई थी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हेड के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, आपका एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के अंदर बेसिकली आपके सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि बेसिकली सेकेंडरी oocyte को फ्यूज़ करने में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप कहोगे सेकेंडरी oocyte तो आया नहीं। अरे भाई, सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हुआ था, सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हुआ था एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ऑब्वियसली बात है भाई, जो कि आपके एम्प्यूला पे वेट कर रहा है स्पर्म का। ठीक है, तो एम्प्यूला पे जब वो वेट कर रहा है तो स्पर्म के पास बेसिकली एक्रोसोम है, तो एक्रोसोम के पास बेसिकली क्या होते हैं? आपके एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपके हेलोनिक एंजाइम्स। ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे हेलोनिक एंजाइम मैंने आपको बता दिया, और जैसे आपका क्या होता है, एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आपका स्पर्मलाइसिन होता है। ठीक है, और जोना पार्टेटिंग एंजाइम होता है। क्यों होते हैं वो बताता हूँ। जो सेकेंडरी oocyte है वो तो गेम चेंजर है यहाँ पे, अगर वो मेटअप कर गई तभी तो बेबी का डेवलपमेंट होगा आगे चल के, लेकिन उसको चाहिए नखरे। उसके पास बेसिकली क्या होती है? लेयर होती हैं बहुत सारी, जैसे मैंने बताया था यार आपको, जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, और इस पर आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा हो गई, और कोरोना रेडिएटा हो गया। ठीक है, और हाइलोनिक एसिड्स हो गए। ये सारी आपकी लेयरिंग होती हैं जिसकी वजह से उस पर केवल कुछ ही स्पर्म्स आपके अटैक कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली इनके नखरों को मेंटेन करने के लिए आपके जो स्पर्म भाई होते हैं उन पर बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली उन सबको डिसॉल्व करके वो अटैक कर जाते हैं। जैसे ही बेसिकली आपका जो अटैक कर जाता है, बहुत सारे स्पर्म्स एंट्री करते हैं बर्थ कैनाल से, तो बेसिकली कुछ ही तो एंटर कर पाएंगे। मान लेते हैं किसी एक ने फ्यूज़ कर दिया, तो जैसे ही बेसिकली वो फ्यूज़ कर देगा किसके साथ? जैसे ही वो बेसिकली फ्यूज़ कर देगा उसके साथ, आपके सेकेंडरी oocyte के साथ, तो बेसिकली एक जगह बन जाएगी जिसका नाम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कोन होता है। फर्टिलाइजेशन कोन होता है तो जिसकी वजह से जो बेसिकली जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है, वो जोना प्लेसुडा, सॉरी गलत बोल दिया, जोना प्लेसुडा जो होती है वो बेसिकली क्या कहती है? दैट इज अपोज करती है अदर स्पर्म
की एंट्री को किसमें, आपके किसकी एंट्री को अपोज करती है, स्पर्म की, कहाँ पर, आपके सेकेंडरी साइड पर, जिसकी वजह से केवल एक फ्यूज ही कर पाए एक से, जो कि हम चाहते थे जो हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, ये जोनल रिएक्शन तो यही हो गई कि जो जोना प्लास्टिडा अपोज करती है किसको, फर्दर एंट्री को, किसकी, ऑब्वियसली बात है स्पर्म की ब्रो, ठीक है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, जब जब ज़्यादा ही स्पर्म एंट्री कर देते हैं तो बेसिकली जोना, इसके जोना प्लास्टिडा के जस्ट नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि बेसिकली कहती है एक साथ स्टिमुलेट करती है न्यूरॉन्स को, सिग्नल्स को, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, आपका सिनेप्टिकल वेसल से एक्सोसिटोसिस होता है और आपके क्या निकलते हैं, आपके आपके न्यूरॉन्स निकलते हैं जो कि बेसिकली किसकी हेल्प करते हैं, आपकी जोना प्लास्टिडा की हेल्प करते हैं और आपका वो फर्दर आपका रिमूव करते हैं किसको, आपके अगर एडिशनल आ जाते हैं। पहली बात तो एडिशनल स्पर्म्स आते ही नहीं है, ठीक है, यानी एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये फर्टिलाइजेशन हमारे माइंड में क्लियर है, यस फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट तो अपने आप बन ही गया, जब बेसिकली वो इंड्यूस नहीं कर पाएंगे एक्स्ट्रा तो जायगोट तभी बन गया, ठीक है। अब जायगोट के बाद जायगोट और इम्प्लांटेशन के बीच में एक ऐसा स्टेप आता है जिसको हम यहाँ पर नहीं लिख पाए, जिसका नाम है क्लीवेज। क्लीवेज बेसिकली क्या है, एक ऐसा स्टेप होता है, अब जायगोट है तो भाई जायगोट तो पूरा एक डिप्लॉयड स्टेज है, तो डिप्लॉयड स्टेज से क्या बेबी बन जाएगा, नहीं, छोटे छोटे कण से तो भाई पूरा महल बनता है ना। उसी तरीके से अब इस पूरे जायगोट का डिवीजन होना पड़ेगा माइटोटिकली, तो माइटोटिकली डिवीजन ऑफ द जायगोट इज नोन एज द क्लीवेज। और क्लीवेज जब होता है तो बहुत बड़ी तरीके से होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली जो टोटल साइज जो होता है किसका, जो टोटल साइज जो होता है एम्ब्रियो का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी G1 और G2 क्या होती हैं, आपकी एब्सेंट होती हैं, ठीक है, आपको पता होगा बॉटनी में हमने समझ रखा है इसके बारे में, ठीक है, ओके। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जायगोट से बेसिकली क्या बनते हैं, आपके ब्लास्टोमर्स बनते हैं। ब्लास्टोमर्स यानी उनके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जायगोट के, ठीक है, और उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, आई रिपीट उनके नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन जो उनका साइज होता है ना कंपैरेटिवली छोटा 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 होता जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेबी तो छोटे छोटे कण से ही बनना है ना, ठीक है। तो बेसिकली ब्लास्टोमर्स बनते हैं, ठीक है, ओके। और जब कभी भी 16 सेल स्टेज हो जाती है जायगोट की, आई रिपीट 16 सेल स्टेज जो हो जाती है जायगोट की, तो उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मॉर्यूला बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, मॉर्यूला बोलते हैं, ठीक है। अब मॉर्यूला बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और छोटी सी प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या होता है, आपका हैचिंग होता है। हैचिंग में बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली बात है जायगोट बन गया, तो जायगोट किसकी हेल्प से बना भाई, ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से। तो ओवम यानी सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड के ऊपर तो जेना प्लास्टिडा भी था, तो जेना प्लास्टिडा का तो काम खत्म, तो उसको रिमूव करना है। तो उसी रिमूवल ऑफ द जेनो प्लास्टिडा को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। अब आप कहोगे क्यों भाई, ये इम्प्लांटेशन करने के लिए ज़रूरी है, अगर हैचिंग नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो बेबी कन्फर्म नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखो होता कैसे है, अब जोना प्लास्टिडा हट गई, तो अगर जोना प्लास्टिडा नहीं हटी तो भाई जोना प्लास्टिडा नहीं हटेगी ना, तो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा, और ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन किसका होगा, ब्लास्टोमर का, हो ही नहीं सकता, इम्प्लांटेशन तो ब्लास्टोसिस्ट का ही होना है, ठीक है, ओके। यहाँ पर अगली बात, यहाँ पर देखो ध्यान से, जब कभी भी हैचिंग होती है तो ऑब्वियसली बात है जो अंदर का जो माल है, अंदर का जो यानी ब्लास्टोमर्स हैं, वो कभी कभी बाहर निकल सकते हैं, मतलब कभी कभी बाहर निकल जाते हैं। तो अगर उनमें से गलती से एक ब्लास्टोमर बाहर पहुँच गया और उसी दौरान किसी ने स्पर्म का इंटेक कर दिया, किसी ने स्पर्म का रिलीज़ कर दिया, तो वहाँ पर हो जाता है क्या, मोनोजाइगोटिक ट्विन केस, यानी एक ही स्पर्म की हेल्प से आपका बेबी एक और बन जाना, ठीक है, क्लियर। उसको बेसिकली हम बोलते हैं आपका मोनोजाइगोटिक केस, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आपका वो हट गया, हैचिंग हो गई तो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, और ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन इन द सेंस भाई, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि पहली बात तो इम्प्लांटेशन होता है जब कोई ब्लास्टोसिस्ट उसके साथ एंडोमेट्रियल के साथ आपका बाइंड कर जाता है, यानी अटैच उसके ऊपर गिर जाता है, तो उसे बोलते हैं प्लांटेशन। लेकिन ये प्रोसेस होती कब है, ये प्रेगनेंसी होने के एक हफ्ते बाद होती है। यानी अगर आपने प्रेगनेंसी कर दी और वो प्रोटेक्टेड नहीं थी और आप उसको अबॉर्ट करना चाहते हो, तो एक हफ्ते तक आप उसे डिले कर सकते हो, यानी आप उसे हटा सकते हो, ठीक है, इसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बात थी, ठीक है, क्लियर। आगे देखें, अगला है आपका दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा बेसिकली क्या है? प्लेसेंटा बेसिकली आपका एक ऐसा कनेक्शन होता है बिटवीन मैटरनल बॉडी एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो कि बेसिकली क्या कहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग बेबी को विद द हेल्प ऑफ मैटरनल बॉडी। ठीक है, जैसे भाई जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, और जैसे वेस्ट निकालना है एम्ब्रियो का तो कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा निकालेंगे। यहाँ पर बैरियर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से बेसिकली आपका बेबी का वेस्ट बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, ये बेसिकली पूरी एक वास्ट प्रोसेस के अंदर होता है। ठीक है, अगली बात, प्लेसेंटा को बेसिकली हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह देते हैं। क्यों कहते देते हैं भाई? क्योंकि बेसिकली जो प्लेसेंटा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेसिकली क्या कहता है, आपके बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है इन द फेवर ऑफ बेबी, जैसे लाइक एज आपका ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और आपके क्या, आपके ऑक्सीटोसिन्स, और आपके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, इनहिबिन, ठीक है, रिलैक्सिन, ये सारे आपके हार्मोन रिलीज करता है इन द फेवर ऑफ बेबी। ठीक है, ये सारे, और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट एक एंटीबॉडी भी देता है बेबी को, जिससे बेसिकली वो सर्टेन एंटीजन से लड़ पाए, जिसका नाम होता है आपका आईजीजी, जो कि बेसिकली सबसे छोटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, और सबसे ज़्यादा मात्रा में आईजीजी ही पाई जाती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक। ठीक है, अगला आपका लास्ट स्टेजेस में आपका दैट इज आपका गैस्टेशन पीरियड एंड लास्ट इज योर पार्चुरेशन। ठीक है, गैस्टेशन पीरियड बहुत छोटा सा है, फिर उसके बाद पार्चुरेशन पे आपका बेबी बाहर आ जाएगा, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, गैस्टेशन की अगर हम बात करते हैं, गैस्टेशन आपका बेसिकली वो पूरा टाइम पीरियड होता है जिसमें बेबी का आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है। डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं आपका गैस्टेशन बोल देते हैं। इसमें बेसिकली डेवलपमेंट्स हमें पढ़ने होते हैं, हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम एमबीबीएस यहाँ पर नहीं कर रहे, हमें केवल उन मेजर टॉपिक्स, मेजर पॉइंट्स पढ़ने हैं जो कि हमारे प्री मेडिकल में पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस पूरे डेवलपमेंट में, यहाँ पर हम 3 ट्राइमेस्टर पढ़ेंगे। ट्राइमेस्टर इन द सेंस 3 महीने के ग्रुप को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, एक ट्राइमेस्टर बोलेंगे। तो बेसिकली बेबी 9 महीने में होगा तो कितने ट्राइमेस्टर होगा हमारे? 3 ट्राइमेस्टर हो गए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो डॉक्टर्स होते हैं जो लिटमन पहनते हैं, वो बेसिकली बेबी की लब डब को सुनते हैं। समझ चुके होंगे, लब डब यानी हर्ट साउंड को बेसिकली वो सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लिटमन। ठीक है, आगे फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड मंथ में बेसिकली क्या होता है, बेबी के हाथ पैर आ जाते हैं, यानी डिजिट्स आ जाती हैं, उंगलियां वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, उंगलियां, हाथ पैर नहीं, उंगलियां आ जाती हैं। और थर्ड मंथ में बेसिकली क्या होता है, ये आप कह सकते हो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली बेबी का एक्सटर्नल जेनेटिलिया आ जाता है, यानी वो फीमेल है या मेल है, वो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ख़त्म होने पे ही पता चल जाता है। ठीक है, अब अगला है आपका सेकंड ट्राइमेस्टर, ये आप कह सकते हो फोर्थ मंथ। बेसिकली होता क्या है, फोर्थ मंथ में बेसिकली ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब होता है लेकिन वो मेजर डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता। तो मेजर डेवलपमेंट होता है फिफ्थ मंथ के एंड होते होते, दैट इज़ बेबी का मूवमेंट 5वें महीने में हो जाता है, उसके ऊपर हेयर्स, ठीक है, आ जाते हैं हेड के ऊपर। और सेकंड ट्राइमेस्टर के ख़त्म होते होते उसके ऊपर बेसिकली आईलिड्स आ जाते हैं, आई लैशेज आ जाते हैं, ठीक है, आईब्रोज आ जाते हैं, और अच्छे खासे बाल आ जाते हैं बेबी के ऊपर। और लास्ट में जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो बचे कुछ जो डेवलपमेंट होते हैं, यानी उसके लिम्स का बनना, उसके आर्म्स का बनना, उसके शोल्डर्स का बनना, उसके नीज़ का बनना, उसके लेग्स का बनना, वो सारे बेसिकली उस लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आ जाते हैं 3 महीने वाले के अंदर। ठीक है, अब लास्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ फाइनली द पार्चुरेशन। बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ नहीं है, बहुत बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आपने पूरा चैप्टर अपने अभी तक समझ लिया है तो ठीक है, आगे रखते हैं। देखो, हमने पूरे इस चैप्टर में हमने ये समझा कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसके अंदर, आपके प्रेगनेंसी को कंसीव कराने के लिए। पता है, ऑब्वियसली बात है, प्रेगनेंसी को कंसीव कराने, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बेसिकली सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे समझ चुके होंगे, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझा था। लेकिन यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आपका जब गैस्टेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो जो प्लेसेंटा होता है ना वो हो जाता है वीक। ओके, तो सब प्लेसेंटा तो वीक हो गया, जिसकी वजह से बेसिकली प्रोजेस्टेरोन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। हाँ, सब प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा ही तो रिलीज़ करा था प्रोजेस्टेरोन को। हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज़ हो जाता है ना, तो पता है यहाँ पर बेसिकली प्लेसेंटा
कम बैक करता है। कैसे? वो रिलीज़ करता है कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन, जो कि बेसिकली क्या होता है, कॉर्टिकल रिलीज़ करता है। और वो बेसिकली किससे बताया था मैंने, आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स के से बताया था, और जोना ग्लैमेरुलोसा से बताया था, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा से बताया था, याद होगा आप सबको, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कहता है, कॉर्टिकल हार्मोन बेसिकली रिलीज़ करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी बेसिकली क्या कहता है, आपका एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बेसिकली आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट्स होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो बेसिकली वो फर्दर बेसिकली किसको स्टिमुलेट करते हैं, आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स के कॉर्टिसोल को, और एड्रेनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल को बेसिकली रिलीज करते हैं, तो बेसिकली बेबी के लंग्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, किस में, प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, तो बेसिकली जो बर्थ कैनाल की तरफ बेबी बेसिकली इस तरीके से आता है, उल्टा कुछ इस तरीके से, ये बेबी है हमारा, और यहाँ पर बेसिकली बेबी के ये पैर हैं और बेबी के हाथ हैं, और ये बेसिकली आपका ये वो है क्या, बर्थ कैनाल। तो बेबी बेसिकली नीचे की तरफ डाउन आता है विद द हेल्प ऑफ आपके कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो आता है, तो बेसिकली हाइपोथैलेमस से बेसिकली हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली क्या होता है, आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट होते हैं, और बेसिकली स्ट्रेच रिसेप्टर भी बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बेसिकली बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है, क्लियर, ओके। आगे देखते हैं। अब बेबी बाहर आ गया, तो बेबी बाहर आ गया तो चैप्टर थोड़ी खत्म नहीं हुआ भाई, बेबी तो ही बाहर आया है, अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया है, दैट इज़ लैक्टेशन। अब जैसे बेबी तो बाहर आ गया, अब बेबी को मिल्क भी तो पिलाना है, तो उस वाले प्रोसेस को कौन देखेंगे, हम ही देखेंगे, दैट इज़ लैक्टेशन, बहुत छोटा सा है। अब देखो, हमने बेसिकली ममेरी ग्लैंड्स देखे थे, तो ऑब्वियसली बात है, जब ममेरी ग्लैंड्स बेसिकली फीमेल के अंदर बन जाते हैं तो उनके अंदर बेसिकली इतने कंपोनेंट्स होते हैं, इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतनी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि बेसिकली बेबी को प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, वरना उसके बिना बेबी बेकार है, ठीक है, वरना उसको पोलियो हो सकता है या बहुत सारे चिकन पॉक्स वगैरह बीमारी हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बेबी को जब बेसिकली फर्स्ट मिल्क प्रोवाइड कराया जाता है तो उसे बेसिकली हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि येलोइश फ्लूइड होता है, आप कह सकते हो येलोइश वो होता है आपका, वो होता है आपका येलोइश मिल्क होता है, ठीक है, जिसको बेसिकली कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और IgA उसके अंदर होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन A एंटीबॉडी बेसिकली उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो कि बेसिकली अच्छा खासा रोल प्ले बेसिकली बेबी को करती है, ठीक है। आगे देखें। सो थैंक यू एवरीवन, आज हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। होप सो आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको तब भी कोई डाउट है, तब भी कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है, प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और नए शानदार चैप्टर की पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू एवरीवन।